सेविंग किए हुए अमाउंट पर 7% इन्फ्लेशन पड़ता है, यह सोच करके अगर हम चाहते हैं कि हम उस पैसे को लेकर के इन्वेस्टमेंट में डाल दें, उसके ऊपर भी 10 से 15% टैक्स लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। ये टैक्स किसके लिए है और क्यों ये टैक्स, कितना टैक्स आएगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और CEO। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में कैसा कैसा टैक्स लगेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। पहला, जैसा कि सबको पता है, जो इन्वेस्टमेंट है, जनरल पब्लिक का माइंडसेट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। जो लोग नौकरी करते हैं, अगर उनके पास में ज्यादा अमाउंट होता है तो वो क्या करते हैं, बैंक में जाकर के फिक्स डिपॉजिट में उसे डाल देते हैं। और बहुत सारे जो सीनियर सिटीजंस हैं, सेफर साइड में जाने के लिए क्या करते हैं, वो बैंक में जाकर के फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को जिस विषय के बारे में पता नहीं है, जब वे सोच रहे होते हैं कि मैं FD में डाल दूंगा और मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, जब उनको इंटरेस्ट मिलना होता है तब उन्हें कम मिलता है, तब वे जाकर के बैंक में जाकर के झगड़ा करते हैं कि ये कैसे हो गया। तो वह TDS के बारे में बताते हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। ये सारे इश्यूज आते हैं। क्या होता है कि कई बार हमने कुछ कमिटमेंट रखे होते हैं और जब हमें रिटर्न्स मिलता है तो वो कम पड़ जाता है, 10% कम मिल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो TDS का मैटर है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हमेशा इसे अपने ध्यान में रखें। आपके फिक्स डिपॉजिट में जो आपका टैक्स होता है, एक साल में अगर ये 40,000 से कम है तो उसमें आपको कोई TDS देना नहीं होता है। अगर मान लीजिए ये रकम 40,000 से ऊपर जब चली जाती है एक साल में, क्या होता है कि बैंक आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट करता है। मान लीजिए एक साल में एक बार अगर आपका बैंक आपके इंटरेस्ट को क्रेडिट करता है, अगर ये रकम 40,000 से ऊपर हो जाती है, क्या करते हैं, इसमें से 10% TDS काटते हैं। इस 40,000 में 4,000 रुपए इसमें से TDS काट लेंगे। ये 4,000 क्या होता है, आप एक TDS पे करते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो फिर वह आपको 20% स्लैब में ले जाते हैं। तो क्या होता है, 20% कितना, 8,000 रुपए आपका TDS काट लेते हैं। जब ये आपको क्रेडिट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाता है, तब आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है, सिर्फ 32,000 रुपए। जब वे सोच रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी ये होती है कि जब वे सोच रहे होते हैं कि मुझे 40,000 रुपए मिलेगा तो उन्हें सिर्फ 32,000 मिलता है, तब परेशानी होती है। तो इसे आप अपने दिमाग में रखें कि अगर आपका जो रकम है वो 40,000 से ऊपर जाती है। एक और चीज, मान लीजिए अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपका TDS वह कितना काटेंगे, अगर 50,000 से ऊपर होता है तब ही वह आपका TDS लेंगे। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप 40,000 वाले स्लैब में नहीं आते हैं, आप 50,000 वाले स्लैब में आ जाते हैं। उससे ऊपर ही जब इंटरेस्ट होता है तब वह TDS काटते हैं। बाकी सबके लिए अगर 40,000 से ऊपर जाता है तो वह आपके इनकम में से TDS डिडक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ हमें इनकम स्लैब को भी क्या है, कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इनकम टैक्स स्लैब को देखते हैं, पिछले बजट में ये दिया गया था, आपका साल का इनकम टैक्स स्लैब है ये। अगर आपकी साल की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर 2.5 लाख रुपए आते हैं तो महीने का ये कितना होगा, 20,500 या 21,000 रुपए, इतना इसके बीच आएगा। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000, आइए हम कहें 20,000 के अंदर है तो, या 20,500 के अंदर ही है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक साल का कमा रहे हैं, तो मान लीजिए 21,000 से 40,000 की सैलरी अगर आप महीने की ले रहे हैं, तो आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं, 5% के। तो एक और विषय क्या है, और कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं मेरे पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे अगर कुछ इनकम है मेरी तो जो मैं फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है उसमें से जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वही मेरी कमाई है। तो वह पूछते हैं मेरे लिए कितना आएगा। मान लीजिए आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 40,000 का मिल रहा है, आपके पास में और कोई इनकम सोर्स नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, साल का 40,000 रुपए। अब सर मैं 2.5 लाख के स्लैब में भी मैं नहीं आता हूं, मुझे 2.5 लाख की ही पूरी इनकम साल की आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि वह आपसे ये 10% नहीं लेंगे, आपको सरकार को 15G या 15H सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ये आपका नॉन डिडक्शन ऑफ TDS हो जाएगा। अगर आप 15G या 15H जो है इसे सबमिट करते हैं तो क्या है, आपका 10% या 15% जो इंटरेस्ट उन्होंने TDS जो उन्होंने काटा है वो पूरा का पूरा आपको क्या है रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आप वहां पर सबमिट करते हैं, क्या सबमिट करते हैं कि मेरे पास में 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है। तो
2.5 लाख से 5 लाख तक आपको कितना चार्ज किया जाएगा? 5%। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए जो लोग कमा रहे हैं साल का, उन्हें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके साथ 12,500 रुपए जो 7.5 लाख से 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, उन्हें वह 15% वाले स्लैब में आ जाते हैं और उसके साथ 37,500 भी उन्हें देने पड़ेंगे। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम का आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20% और उसके साथ में 75,000 रुपए। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की इनकम के लिए कितना देना पड़ेगा? 25% और उसके साथ में 1,25,000 देना पड़ेगा। अगर आप 15 लाख से ऊपर सैलरी साल की कमा रहे हैं तो है वो किसी तरीके से भी आप पैसे कमा रहे हो, आपको फ्लैट 30% चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद में हेड चेस बाकी सारी चीजें आएंगी। इसके बारे में हम इनकम टैक्स वीडियो में डिटेल में देखेंगे और उसके साथ आपको 1,87,500 भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपका टैक्स स्लैब है। इसमें से आपकी इनकम कहां फिट बैठती है आप चेक कर सकते हैं, उसी के मुताबिक आपको क्या है टैक्सेशन आएगा। अब बैंक क्या देखता है, मान लीजिए अगर आप 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं तो अब अगर आपने वो फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो वह 10% अपने पास में रख करके वह आपके अकाउंट में 36,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। अब ईयर एंड में आप एक सैलरीड आदमी हैं, मान लीजिए आप हर महीने आपकी जो तनख्वाह है वो 40,000 की है। अब साल का 4.8 लाख आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ 40,000 रुपए ले रहा हूं, मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सोच रहे होंगे। मगर यहां पर जब 40,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, आप उसी समय में 5.2 लाख के स्लैब में चले जाते हैं। आप कहां आ जाते हैं? इस अगले स्लैब में आ जाते हैं। आपको 5% चार्ज किया जाएगा। अब क्या होता है कि टैक्स को कैलकुलेशन करने के लिए भी सर्टेन मैकेनिज्म होते हैं। पहले 2.5 लाख को वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, मगर बैलेंस जो 2.5 लाख रुपए है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बारे में फिर उसका टैक्स जो स्लैब है उसे लेते हैं। इसके बारे में हम एक और दूसरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये इस तरह से होता है। आपका चाहे वो कोई भी सोर्स हो, साल की आपकी कितनी इनकम होती है उसे ही देखते हुए वो आपको क्या है और आपकी टोटल कितनी अमाउंट आती है उसे देख करके आपके टैक्स स्लैब में आते हैं। जैसे कि अभी हम बजट में प्रवेश करने जा रहे हैं, टैक्स जो हमारा स्लैब है वो हो सकता है बदल जाए। ये जो मैं आपको टैक्स स्लैब दिखा रहा हूं ये 2021-22 का जो स्लैब था मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। अब 2023 में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। बदलने के भी चांसेस हैं क्योंकि पिछली सरकार का ये पूरा बजट था। बहुत सारी चीजों की हम उपेक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। बजट के बारे में हम देखेंगे कि मार्केट हमें क्या देने जा रहा है। अगली वीडियो में हम बहुत सारे विषयों के बारे में देखेंगे। ऑलराइट, ये आपका टैक्स स्लैब है, आप इसे देख करके डिसाइड कर सकते हैं। अब ये फिक्स डिपॉजिट का है। अगली बात हम क्या देखेंगे? स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ये अब हमारा डिपार्टमेंट है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं मैंने स्टॉक्स खरीदा, अब उसका मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, अब क्या करेंगे, कितना टैक्स वो मुझसे लेंगे? अगर हम देखते हैं तो दो चीजें हैं। जो टैक्सेशन होता है वो किस पर बेस होता है? पहला LTCG और दूसरा है STCG। अब ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये क्या चीज है? हम अगर इसे देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेते हैं, आप 1 साल के लिए एक स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कि हमने हाल फिलहाल में दिया था। पिछले साल आपने HCL टेक में खरीदा, आज ये अगर हम देखते हैं तो 18% ऊपर है पिछले साल से इस साल तक। अभी हमने इसे बेचा नहीं है। अगर आप इसे ही क्लोज करते हैं आपसे 10% टैक्स लिया जाएगा। मान लीजिए इसमें से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो अगर 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपए इसका बनता है, तो 10,000 रुपए आपका टैक्स में चला जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं, कहते हैं मैंने बड़े लंबे समय से स्टॉक को होल्ड करके रखा है। आखिर में जाकर के लोग क्या करते हैं, 360 दिन तक होल्ड करके रखेंगे। 5 दिन पहले ही स्टॉक को क्या करते हैं, वो क्लोज कर देते हैं। वह भी कहां आकर के खड़े हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल में आकर खड़े हो जाते हैं। तो वह लोग 15% के स्लैब में आकर के खड़े हो जाते हैं। इतने समय तक आपने होल्ड करके रखा, मगर 5% बचाने के चक्कर में बस 5 दिन रह जाते हैं। आप इसे क्लोज ना करें, इंतजार करें, नहीं तो आप क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आ जाएंगे और आप 15% के टैक्स में फंस जाएंगे। अगर आप एक स्टॉक खरीद करके 1 साल से ऊपर तक उसे आप होल्ड करके रखते हैं, आप 10% के स्लैब में आएंगे। 1 साल के अंदर ही, जैसे इंटर ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 2 महीने 3 महीने भी क्लोज कर देते हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो आपको वह 15% चार्ज करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक्स के बारे में। म्यूचुअल फंड में भी इसी के बराबर आएगा। एक और चीज, अब यहां पर अगर 1 लाख से ऊपर गेन होता है, हमें अभी आपने स्टॉक्स खरीद करके रखा है, अगर उसका जो इनकम है आपकी 1 लाख से ऊपर होती है
तब आपको उसका 10% चार्ज देना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारी इनकम एक साल की 1 लाख से कम है, अगर आपके स्टॉक की प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 50-60 हजार अगर है, तो वह आपको कैपिटल गेन टैक्स के अंदर में चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप 1 लाख से ऊपर मुनाफा कमाते हैं तभी वह आपको चार्ज करते हैं। तो आप इसे अपने ध्यान में रखें। अगला जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में मैं इतना गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस इसके बारे ग्लिम्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पता ना हो। मान लीजिए अगर आप अपना घर बेचते हैं और उससे आपको इनकम होती है, अगर उसी पैसे से अगर आप कोई जमीन या कोई मकान खरीदते हैं तो वह आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। आप इसे वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मकान बेच रहे हैं और उसी के साथ आप एक और मकान खरीद रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नलिफाइड हो जाता है, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये रियल एस्टेट है। मैं इसके अंदर ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक क्या है, हमारे पास स्टॉक्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इसमें एक छोटा सा ट्रिक क्या है, हम अपने टैक्सेस को कैसे बचा सकते हैं, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं, इसे टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है। आप कह रहे हैं ये मेरा बल्क इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे 10 साल के लिए नहीं निकालने वाला हूं, 10 साल 15 साल ये ऐसे ही रहने दो। जिस दिन ये एक अच्छा रिटर्न मुझे हासिल होगा तभी मैं इसे पूरा का पूरा विड्रॉल कर दूंगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो आइए हम कहते हैं, मान लीजिए अगर आप 15 साल तक इसे होल्ड कर देते हैं, ये 2 लाख को आप 13% रिटर्न के में इसे स्टॉक को होल्ड कर देते हैं, चाहे ये इंडेक्स फंड हो या कोई स्टॉक हो या कोई भी हो, हर साल 13% ये बढ़ते चला जा रहा है। अगर ये 13% की ग्रोथ से बढ़ता चला जाता है तो 15 साल के बाद में ये कितना हो जाएगा, ये 11 लाख रुपए हो जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, 11 लाख रुपए, अब 9 लाख रुपए मुझे इसमें से रिटर्न मिलते हैं। मान लीजिए हम 16 साल के लिए इसको रख देते हैं तो ये अब 12.5 लाख रुपए हो गया है। 2 लाख रुपए आपके 12.5 लाख रुपए हो चुके हैं। अब लगभग आपको 10.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो चुका है। अब अगर आप इसे 15-16 साल के बाद में जाकर अगर इसे क्लोज करते हैं, अब आप इसका पूरा अमाउंट जब लेने जाएंगे, अब क्या होगा, 10.5 लाख रुपए का 10% टैक्स ले लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो 10% है। जब आप इसे आप सेल करेंगे तभी वह इस टैक्स को लेंगे। तो अगर आप 10 साल बाद 15 साल बाद जब इसे आप बेचते हैं, 15-16 साल बाद जब आप इसे बेचते हैं, 10.5 लाख रुपए का क्या होगा, 10% टैक्स ले लिया जाएगा। 1 लाख रुपए क्योंकि टैक्स एग्जाम्पशंस में है, उसे माइनस करके 9.5 लाख रुपए, उसका 95,000 रुपीज वह टैक्स रख लेंगे, और उसके बाद में बैलेंस आप कितना आ जाएगा, इसमें 1 लाख रुपए आपको कम ही मिलेगा। अगर आप इसी में टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप इसे भी बचा सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें तो अब आप 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें 26,000 आपको प्रॉफिट मिल गया है, ये स्टॉक को ग्रोथ मिली है। आइए हम उदाहरण के लिए आईटीसी को लेते हैं, 13% ये बढ़ चुका है, 26,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया है। अब आपको क्या करना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर में इसे क्लोज करके आप दोबारा अगर खरीदते हैं, जैसे ही आप स्टॉक बेचते हैं और दोबारा खरीदते हैं, उस साल के अंदर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो उसका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा नहीं हुआ है आप, क्योंकि उस साल का जो टैक्स का जो स्लैब और जो हिसाब किताब है वो खत्म हो चुका है। अब आपका ये जो 2,26,000 है ये आपका फिर से इन्वेस्टमेंट के खाते में चला जाएगा। फिर अगले साल आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए वो जो रिटर्न्स हैं 29,380 अगर आपको 13% के हिसाब से मिलता है, तो आप फिर से उसी प्रोसेस को करते हुए उस साल में उसे बंद करके फिर से आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उस साल में भी आपको क्या है, क्योंकि आप 1 लाख से नीचे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि आप 1 लाख रुपए से आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे है। अब ये सारा जो है आपका एक ही बार का प्रॉफिट नहीं है। अगर आप उसे इन्वेस्ट करके 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, अगर आप अभी इसे सेल कर देते हैं तो 10 साल का जो आपका प्रॉफिट है वो कट हो जाता है। मगर अब आप क्या करते हैं, उसी स्टॉक को आपको साल दर साल खरीदते हैं और बेच देते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं। अगर आप इसे ब्रेक करते करते अगर इस मेथड के साथ में चलते हैं, इसी को टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड कहा जाता है। अगर आप इसे लगातार इसी तरह से करते हैं तो क्या होता है, अब 14th ईयर में ही आपको क्या है, क्या साल दर साल 1 लाख रुपए आते हैं। अब क्या होगा, आपको सिर्फ 1,12,000 रुपए का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कैसे होता है, अब यहां पर हमने क्या देखते हैं, 1 लाख टैक्स एग्जाम्पशन ऑलरेडी है हमारे पास में है। अब अगर आप इसे माइनस कर देते हैं तो 12,000 ही आपका इनकम सोर्स बन जाता है, तो उसी का आपको 10% देना पड़ेगा। अगले साल फिर दोबारा 1,27,000 रुपए, अब उसी में 1 लाख रुपए
एग्जाम्पशन हो जाएगा आपका, और बैलेंस आपका जो 27,000 रुपए है उसी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, 3 साल के लिए आपने कितना भरा है, सिर्फ 4,000 रुपए ही भरे हैं। मगर अगर आप इसे बिना किसी ब्रेक के 10 साल बाद इसको अगर एक बार में क्लोज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं एक बार इसे इन्वेस्ट कर दूंगा स्टॉक में और उसके बाद में मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये गलत है। उन्हें टैक्स बेनिफिट को किस तरह से इस्तेमाल करना है पता नहीं है। जब हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो साल दर साल आप अपने स्टॉक्स को तोड़ते हैं और दोबारा फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। इस साल में आप उसे खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर उसी को दोबारा खरीद लेते हैं। उसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। मगर अगर आखिर में आपका अपना टोटल कैपिटल गेन अगर आप देखते हैं, इस 95,000 में से सिर्फ आपने 10,000 रुपए ही दिए होंगे, बाकी के 85,000 आपने टैक्स बचा लिया होगा। तो इसी तरीके से हमें टैक्स को कैसे बचाना है उसके बारे में भी हमें सीखना होगा। आने वाले वीडियोस में इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव टैक्सेस के बारे में, इन चीजों के बारे में भी आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप इस तरह से स्टॉक्स अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हर साल जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसे आप पूरा का पूरा क्लोज करके दोबारा उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, और इस तरह से आप बहुत सारा टैक्स जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में वीडियो में बताना चाहता था आपको। आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में देखेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।